हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MPS 2 जो कि इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जो कि हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस बुक को स्टार्ट किया था। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोचेस, यथार्थवादी और नव यथार्थवादी उपागम, इसको स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में देखा था। ठीक है, हमने समझ लिया था कि यथार्थवादी जो उपागम है इसका उदय क्यों हुआ और नव यथार्थवादी उपागम का उदय क्यों हुआ। आज की इस वीडियो में हम यथार्थवाद की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाओं में सबसे पहला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय हित। तो हर राष्ट्र का लक्ष्य अपने राष्ट्र हित को बढ़ाना होता है। सारे राष्ट्र जो होते हैं सभी अपने राष्ट्र हित को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए जो मॉर्गन थ्योव है, इन्होंने राष्ट्रहित को शक्ति कहकर पुकारा। ठीक है, जो राष्ट्रहित है उसको शक्ति कहकर जो है मॉर्गन थ्योव ने पुकारा और राष्ट्रहित को प्रधानता दी। जो मॉर्गन थ्योव है उनका कहना है कि राजनीति का जो प्रमुख आधार होता है वो राष्ट्रहित की सुरक्षा होती है और इस हित की प्राप्ति के लिए शक्ति ज़रूरी है। ठीक है, हम अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति होगी, यानी जो राजनीति का केंद्र बिंदु होता है वो शक्ति ही होती है। मॉर्गन थ्योव का कहना है कि शक्ति का अर्थ है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण बनाए रखना। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित के आधार पर ही निर्धारित होती है। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सदा प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, विश्व लेवल पर जितने भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र का हित चाहते हैं। ठीक है, और अपने देश की जो विदेश नीति होती है उस नीति को अपने राष्ट्र के हित को देखकर ही बनाते हैं। अपने राष्ट्र हित को प्राप्त करना हर राष्ट्र का जो है सार्वभौमिक अधिकार है। हर राष्ट्र राष्ट्रहित के आधार पर ही अपने कार्यों को न्यायसंगत बनाने की कोशिश करता है। प्रत्येक राष्ट्र का व्यवहार भी हमेशा उसके राष्ट्र के अनुरूप ही होता है। जितने भी राष्ट्र हैं सभी इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के हित को सामने रखते हुए ही सारे निर्णय लेते हैं। ठीक है, और बिहेवियर भी, जो उनका व्यवहार होता है वो भी अपने राष्ट्र के हित के अनुसार ही होता है। प्रत्येक राष्ट्र हित के भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी राष्ट्र हैं, विश्व लेवल पर जितने भी राष्ट्र हैं सभी अपने राष्ट्र के भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव होता है इसका विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, किसी देश की विदेश नीति तभी सफल हो सकती है जब राष्ट्र हित ही उस नीति के एकमात्र निर्देशक तत्व हो। ठीक है, अगर कोई राष्ट्र अपने देश की जो राष्ट्र हित है उसको ध्यान में रखकर कोई विदेश नीति बनाते हैं तो वो नीति जो है अवश्य सफल होगा। ठीक है, मॉर्गन थ्योव राष्ट्र हित के संबंध में कहते हैं कि राष्ट्र हित का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है जिनके अंतर्गत किसी राष्ट्र की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। उन्होंने राष्ट्र हित को दो मुख्य भागों में बांटा। ठीक है, जो मॉर्गन थ्योव है उन्होंने राष्ट्रीय हित को दो भागों में बांटा। एक तो स्थायी राष्ट्रीय हित और दूसरा है अस्थायी राष्ट्रीय हित। जो स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं, राष्ट्रीय हित का जो स्थायी पक्ष होता है
वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो। जो स्थायी पक्ष होता है राष्ट्रहित का, वो समान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। बट जो अस्थायी पक्ष होता है उसका स्वरूप देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलती रहती है। राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है। यह अस्तित्व रक्षा ही राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष है। जो अपने अस्तित्व की पहचान को बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना हर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हर राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र की पहचान को बनाए रखना चाहता है। यही जो है स्थायी पक्ष होता है राष्ट्रहित का। ठीक है, अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष इसलिए है कि प्रत्येक राज्य के शासक ये मानकर चलते हैं कि उनकी देश की रक्षा केवल शक्ति के द्वारा ही हो सकती है और अस्तित्व रक्षा के बिना उनका देश किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता। जो मॉर्गेंथेउ है उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय हित होता है, जो राष्ट्र के अस्तित्व की पहचान है, ये राष्ट्रहित का स्थायी पक्ष इसलिए है क्योंकि जो हर राष्ट्र का जो शासक होता है वो ये मानकर चलते हैं कि देश की जो रक्षा है वो शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, और उनका जो अस्तित्व है उसकी रक्षा के बिना देश जो है किसी भी हाल में जो है उन्नति नहीं कर सकता। पर अस्थायी पक्ष का जो स्वरूप है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनमत और हमारी राजनीतिक और नैतिक प्राथमिकताओं में जो है परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके साथ ही जो राष्ट्रीय हित है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए जो विदेश नीति का प्रमुख कार्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रीय हित का जो अस्थायी पक्ष होता है उसको स्पष्ट करे। ठीक है, ताकि पता चल सके कौन से हमारे जो है अस्थायी पक्ष है राष्ट्रीय हित के और कौन से स्थायी पक्ष हैं। राष्ट्रीय हित संबंधी अपने विचारों को मॉर्गेंथेउ नैतिकता से अलग रखना चाहते हैं। जो मॉर्गेंथेउ है वो राष्ट्रीय हित और नैतिकता दोनों को अलग रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि संसार में रहकर पाप और बुराई से बचकर रहना असंभव है। इसीलिए हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें कम से कम पाप और बुराई का रास्ता मिले। उनका मानना है कि शक्ति के द्वारा ही अपने मूल्यों को साकार बनाना राजनीति का कार्य का ध्येय है। इसीलिए राष्ट्रहित का पालन करना नीति निर्धारकों का नैतिक धर्म है। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना राजनेताओं का सबसे बड़ा नैतिक धर्म है। जो मॉर्गेंथेउ है उनका कहना है कि राष्ट्र का जो हित होता है, किसी भी राष्ट्र का जो शासक होता है उसको अपने राष्ट्र हित का जो है पालन करना चाहिए। ठीक है, और यही इसका जो है नैतिक धर्म है। अगर हम संसार में रहते हैं तो हम किसी भी बुराई से नहीं बच सकते, क्योंकि संसार में जो है बुराई और पाप है, तो इससे बचा नहीं जा सकता। बट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी राष्ट्र हित की पूर्ति किसी ऐसे रास्ते से करें जिस रास्ते से चलते हुए हमें कम से कम पाप का रास्ता अपनाना पड़े। तो ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, राष्ट्रहित का। अब हम राष्ट्रीय शक्ति को देखेंगे। तो राष्ट्रीय शक्ति राज्य की क्षमता और शक्ति का वह सम्मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्रीय हित और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। जो शक्ति होती है वो राज्य की क्षमता और शक्ति का वो मिश्रण होता है जो अपने जो राष्ट्रीय हित होता है उसको पाने के लिए कोई राष्ट्र जो है अपनाती है। मॉर्गेंथेउ का शक्ति से अभिप्राय किन्हीं दो इकाइयों के पारस्परिक संबंध की स्थिति से है, जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों पर इस सीमा तक नियंत्रण हो जाए कि नियंत्रित इकाई स्वभावतः नियंत्रक इकाई के इच्छा अनुसार कार्य करती हो। जो मॉर्गेंथेउ है इनका कहना है, मतलब इनके अनुसार शक्ति का मतलब है अगर कोई दो राष्ट्र है, ठीक है, दोनों राष्ट्रों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक तो नियंत्रक होता है जो दूसरे पे नियंत्रण करता है, मतलब दूसरे राष्ट्र पे। ठीक है, तो जो नियंत्रक देश होता है वो जो है दूसरे देश के ऊपर, दूसरा जो देश होता है उस पर इतना प्रभाव डाले, ठीक है, इतना नियंत्रण रखे कि जो दूसरा राष्ट्र होता है वो नियंत्रक राष्ट्र के इच्छा अनुसार काम करने को मजबूर हो जाए। उनका मानना है कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित ना तो निश्चित होता है, उनका मानना है कि किसी राष्ट्र के हित ना तो निश्चित होते हैं और ना ही सीमित होते हैं, वह हमेशा
बदलते रहते हैं, इसीलिए वर्तमान के विशिष्ट हितों की रक्षा हेतु जरूरी है कि राष्ट्रहित के फैलाव के साथ साथ शक्ति का भी फैलाव होता रहे। जो मॉर्गन थ्यू है उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो निश्चित नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसीलिए जो राष्ट्रीय हित है उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय हित के फैलाव के साथ साथ जो शक्ति है उसका भी फैलाव होता रहे। मॉर्गेंथ्यू मानते हैं कि साधारणतया सांस्कृतिक एकता, तकनीकी एकीकरण और राजनीतिक संगठन जैसे तत्वों के कारण किसी राष्ट्र में आंतरिक स्थायित्व बना रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये कारक अधिक प्रभावशाली नहीं होता। जो मॉर्गेंथ्यू है इनका कहना है कि कोई भी देश होता है उसके अंदर सांस्कृतिक एकता होती है, तकनीकी एकीकरण होती है और राजनीतिक संगठन भी होता है, जिस वजह से कोई राष्ट्र जो है एक रहता है, ठीक है, उसमें स्थायित्व बनी रहती है। बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति में स्थायित्वता की कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में हिंसा का प्रयोग बहुत अधिक होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है एकता नहीं होती, इसकी वजह से जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई परिवर्तन आता है तो उसमें जो है हिंसा का प्रयोग बहुत अधिक होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ऐसी कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति संघर्ष को नियंत्रित किया जा सके। कोई ऐसा लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी बात जो है हर कोई देश मानने को बाध्य हो, ठीक है। जो यूएनओ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसकी जो बातें हैं वो मानना किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये राष्ट्र पे है वो यूएनओ की बात मानती है या नहीं मानती है, ठीक है। बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी बात जो है मानने के लिए हर राष्ट्र बाध्य हो। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंचकर शक्ति संघर्ष का स्वरूप इतना बदल जाता है कि प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र संपूर्ण विश्व पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करने लगता है। विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति अर्जन करने की प्रवृत्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गत्यात्मकता प्रदान करती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शक्ति अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं, और यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है गति प्रदान करती है। शक्ति सिर्फ दूसरों पर प्रभाव डालना ही नहीं होता, बल्कि दूसरों की जो विदेश नीति होती है दूसरे राष्ट्र की, उनको भी चेंज करना होता है। राजनेताओं के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य शक्ति को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना होता है। परिस्थिति के अनुसार जिस देश का जिस समय जैसा उद्देश्य होगा उस देश की विदेश नीति भी वैसी ही होगी। मॉर्गेंथ्यू का मत है कि जिन राज्यों की शक्ति सीमित है और वह कुछ मजबूरियों से अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर सकते, तो वह अपनी शक्ति को उसके वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जो राज्य जो है अपनी शक्ति को वैसा का वैसा ही बनाए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने का जो है कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसे राष्ट्र जो है यथास्थितिवादी राष्ट्र कहलाते हैं, मतलब यथास्थितिवादी नीति का अनुसरण करने वाले राष्ट्र होते हैं। इसके विपरीत जिन राष्ट्रों के पास शक्ति अधिक होती है वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे राज्यों की नीति परिवर्तनवादी होती है। इस तरह विभिन्न राष्ट्रों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं, एक तो यथास्थितिवादी जो अपनी स्थिति को एज इट इज़ बनाए रखते हैं जिनके पास अधिक शक्ति नहीं होती, और दूसरा परिवर्तनवादी जिनके पास जो है अधिक शक्ति होती है और जो सिचुएशन है उसको एज इट इज़ बनाए नहीं रखना चाहते, उसको चेंज करना चाहते हैं। किसी परिवर्तनवादी राष्ट्र की शक्ति विस्तार की इच्छा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर दूसरे राष्ट्र का शोषण करने लगती है, तब वह राष्ट्र जो है साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगता है। यथास्थितिवादी राष्ट्र इस बात की कोशिश करता है कि मौजूदा शक्ति संतुलन में कोई परिवर्तन ना हो और इस संतुलन में उनकी जो मौजूदा स्थिति है वो बरकरार रहे, मतलब एज इट इज़ रहे। लेकिन परिवर्तनवादी जो राष्ट्र होते हैं वो मौजूदा शक्ति संतुलन को बदलना चाहते हैं और अधिक से अधिक जो है शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। इस प्रकार मॉर्गेंथ्यू शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानते हैं। उनके विचार से शक्ति राष्ट्रहित का ही प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रहित का परीक्षण करना चाहिए। किसी देश की विदेश नीति तभी सफल हो सकती है जब राष्ट्रीय हित ही उसका निर्देशक हो, यानी एक देश की विदेश नीति तभी सफल होगी जब वह अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार जो है अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा।
अगला हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा। यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हित की न्यूनतम आवश्यकता है। सुरक्षा का अर्थ है उन मूल्यों की किसी भी प्रकार से रक्षा करना जो पहले से अर्जित किए गए हैं। अस्तित्व रक्षा ही राष्ट्र हित का स्थिर पक्ष है। अस्तित्व रक्षा ही राष्ट्र हित का स्थिर पक्ष है। अस्तित्व रक्षा के बिना कोई देश किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है। वाटर सिपरमैन के अनुसार कोई राष्ट्र केवल उसी सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक वह युद्ध से बचना चाहता है तथा आधारभूत मूल्यों को समाप्त करने के लिए मजबूर होने का खतरा नहीं है, और यदि उसे ललकारा जाए तो जितनी दूरी तक वह ऐसे युद्ध में विजय द्वारा अस्तित्व कायम रखने में समर्थ है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा राष्ट्र के हमले के निवारण की सामर्थ्य का और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे परास्त करने का भी मामला है। जो मॉर्गनथ्यू है उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना जो है राष्ट्रीय हित का न्यूनतम आवश्यकता है। ठीक है। और सुरक्षा का मतलब होता है उन मूल्यों की रक्षा करना जो पहले से ही जुटाए गए हो, अर्जित किए गए हो, और अस्तित्व की रक्षा किसी राष्ट्र की जो है उसका स्थिर पक्ष होता है। और अस्तित्व रक्षा